my dear students, good afternoon. Today I will teach you second part of the development. बच्चों, आज हम आप लोगों को इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट लेसन का सेकेंड पार्ट पढ़ाएंगे। पहले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा कि डेवलपमेंट किसे कहा जाता है, यानी जो व्यक्ति के लोगों के आर्थिक जीवन में जो परिवर्तन आते हैं, यानी उत्तरोत्तर जो वृद्धि होती है, चेंजिंग होती है, उसी को डेवलपमेंट कहा जाता है। फिर आप लोगों ने पढ़ा कि डेवलपमेंट के कितने प्रिंसिपल्स होते हैं। उसका पहला प्रिंसिपल था डिफरेंट पीपुल डिफरेंट गोल्स, यानी कहने का मतलब किसी व्यक्ति के लिए जो डेवलपमेंट होता है वह दूसरे अलग अलग प्रकार का डेवलपमेंट हर व्यक्ति के लिए होता है। फिर आप लोगों ने पढ़ा कि जो है डेवलपमेंट, इसमें पढ़ा था आप लोगों ने कि इनकम एंड अदर गोल्स, यानी जो डेवलपमेंट होता है किसी व्यक्ति के लिए कुछ और डेवलपमेंट होता है और किसी व्यक्ति के लिए वह क्या हो जाता है, वह डेवलपमेंट नहीं होता है। इन सब चीजों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। फिर उसको जो है अपने देश के अंदर ही उसको टैली करने के लिए उसका आंकड़ा एक तरह से तैयार करने के लिए आप लोगों ने 3 राज्यों के बारे में पढ़ा। एक था महाराष्ट्र, दूसरा केरल और तीसरा था बिहार, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा कि कहाँ पर किस राज्य में कौन सा राज्य जो है सबसे अधिक डेवलप्ड है। तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा कि जो महाराष्ट्र राज्य है उसकी अपेक्षा जो केरल राज्य है वह अधिक डेवलप्ड है, क्योंकि वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वह कम है, मात्र 11 है, और वहाँ पे लिटरेसी रेट जो है वह 94% है, यानी महाराष्ट्र और बिहार की अपेक्षा। बिहार राज्य के बारे में आप लोगों ने पढ़ा कि बिहार एक पुअर स्टेट है, वहाँ पे बच्चे पढ़ाई पर उनका बहुत ज्यादा वो नहीं, यानी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, स्कूल की बहुत ज्यादा सुविधा नहीं मिल पाती है, और वहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है वह भी कम है। अब उसके बाद आज बच्चों आप लोगों को हम पढ़ाएंगे कि वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, यानी विश्व बैंक के आधार पर जो है किस प्रकार से किस कंट्री को डेवलप्ड कंट्रीज का नाम दिया जाता है और किसको डेवलपिंग कंट्री और किसको जो है अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के अंतर्गत माना जाता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, पहला है कि डेवलप्ड कंट्रीज या विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार है, यहाँ पे यानी जिस देश की जो प्रति व्यक्ति, यानी इसका जो पूरा वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट का जो आंकड़ा है वह पूरी तरह से प्रति व्यक्ति आय पर ही वह जो है अपना निर्णय देता है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय जितनी ऊंची होगी वह देश उतना ही डेवलप्ड माना जाएगा। अब इसमें है कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, किसी देश की जो टोटल इनकम होती है, जो टोटल नेशनल इनकम होती है, उसमें उस देश में रहने वाली जनसंख्या से अगर उसको डिवाइड कर दिया जाता है तो हमको पर कैपिटा इनकम मालूम हो जाता है, यानी वह प्रति व्यक्ति आय हमको मालूम हो जाता है। अब यहाँ पे इस वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार डेवलप्ड कंट्रीज में जो है प्रति व्यक्ति आय जो होती है वह $12,736 होती है। ये वो डॉलर का ये निशान है या इसका चिन्ह है, यानी $12,736 होती है। और जो डेवलपिंग यानी उससे एबव जो होता है वह किसके अंतर्गत आएगा, डेवलप्ड कंट्रीज के अंतर्गत। जैसे आपका यूएस हुआ, कनाडा हुआ, जो है यूनाइटेड किंगडम हुआ, ये सब आ जाएगा, इसके जर्मनी हुआ, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। अब इसके बाद है डेवलपिंग कंट्रीज में प्रति व्यक्ति आय कितनी होती है। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय जो होती है वह $1,045 होती है, यानी और इससे जो नीचे कम जो जहाँ की प्रति व्यक्ति आय होती है वह अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के अंतर्गत आता है, यानी अविकसित जिसको कहते हैं अनडेवलप्ड कंट्रीज के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद ये जानेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट किसे कहा जाता है। इसको हम
पहले पार्ट में आप लोगों को बता चुके हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट में ये होता है कि किसी व्यक्ति की जो उसका जीवन स्तर होता है, यानी उसके जीवन स्तर में जो इम्प्रूविंग होती है, जो सुधार होता है उसके लिविंग कंडीशन में, उसी को ह्यूमन डेवलपमेंट कहा जाता है। अब ये जानेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हमको ज्ञात करने के लिए किन मानक को अपनाना पड़ेगा, किन किन चीजों को देखना पड़ेगा। इसमें पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। बच्चों पहले अब आप ये जानोगे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट किसे कहा जाता है। इसे कहा जाता है औसत जो है आयु या उम्र, यानी किसी देश में जो है रहने वाली जितनी जनसंख्या है उसका, यानी जो टोटल, यानी उसका जो औसत, प्रत्येक व्यक्ति की जो औसत उम्र है उसी को कहा जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। अब फिर इसके बाद है पर कैपिटा इनकम। इसको पहले ही बता चुके हैं कि किसी देश की जो टोटल इनकम होती है, नेशनल इनकम होती है, अगर उसमें हम टोटल पॉपुलेशन से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमको पर कैपिटा इनकम मालूम हो जाएगा। तीसरा है इकोनॉमिक वेलफेयर। इसके अंतर्गत हेल्थ संबंधी जो है सुविधाएं आती हैं, यानी हेल्थ संबंधी चीजें आती हैं। यानी इसके आधार पर, इन तीनों चीजों के आधार पर हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार करते हैं कि किसी देश में रहने वाले लोगों का जो मानव का जो विकास का जो स्तर है वह किस प्रकार का है, यानी वहाँ पे लोगों का स्तर, जीवन स्तर कैसा है। अब यह हम लोग जान लिए कि इसके 3 स्तर हैं, 3 मानक हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, यानी औसत उम्र जिसे कहा जाता है किसी देश के लोगों की। दूसरा है पर कैपिटा इनकम, यानी औसत आय। फिर तीसरा है इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी उससे स्वास्थ्य संबंधी, यानी जो फिजिकल जो इसमें चीजें आएंगी वो सब चीजें हैं। अब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हमें जानेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ किसे कहा जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स होता है मोर आउटपुट, अत्यधिक उत्पादन करना। किसी देश में निश्चित समय में अत्यधिक उत्पादन करना, अधिक उत्पादित करना, मैन्युफैक्चरिंग आदि करना, चाहे वह प्राइमरी सेक्टर का हो, सेकेंडरी सेक्टर का हो या टर्टरी सेक्टर का हो, उसी को कहा जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये जानेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है कैसे, उसका मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिंपली एन इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर में जो साधारण तौर पर जो इंक्रीजिंग होती है उसी को कहा जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आर्थिक विकास के इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, यानी हम किसके आधार पर कहते हैं कि यहाँ पे किस देश की इकोनॉमी जो सिचुएशन है, कंडीशन है, वह बहुत अच्छी है, यानी वह इकोनॉमिक तरीके से वह बहुत डेवलप्ड है। इसमें पहला आता है नेशनल इनकम, जिसको हम जीडीपी कहते हैं। इसको पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को कि जीडीपी किसे कहा जाता है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, यानी सकल घरेलू उत्पाद। किसी देश में निश्चित समय में जो फाइनल गुड्स होती है, यानी जो कंजप्शन करने के योग्य जो सामान होता है उसका जो मूल्य होता है उसी को जीडीपी कहा जाता है। और इसी को ही नेशनल इनकम कहा जाता है, पूरी राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी किसी देश में निश्चित समय में यानी निश्चित एक समय का जो समय दिया गया, निश्चित समय में जो जितने भी फाइनल गुड्स की जो वैल्यू होती है उसका जो सम होता है, यानी जो पूरा उसका मूल्य होता है उसी को जीडीपी कहा जाता है, यानी नेशनल इनकम कहा जाता है। अब हम जानेंगे पर कैपिटा इनकम, यानी जो इंडिकेटर के रूप में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंडिकेटर के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके बारे में आप लोगों को बता चुके हैं। जिस देश के रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति जितनी आय होगी वह उतना ही डेवलप्ड माना जाएगा। तीसरा है इकोनॉमिक वेलफेयर, इसको भी बता चुके हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी, हेल्थ संबंधी जो चीजें होती है इसके अंतर्गत आती है। और चौथा है सोशल इंडिकेटर्स, यानी चारों को मनाकर जो है, यानी ये चारों इंडिकेटर्स
हैं वह इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स माने जाते हैं। इनके आधार पर हम किसी देश को डेवलप्ड मान सकते हैं, यानी उसका ये मान सकते हैं कि वह डेवलप्ड है या नहीं है। अब इसके बाद जानेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट किसे कहा जाता है। इसको पहले ही पढ़ा चुके हैं आप लोगों को ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, और अब यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसे कहा जाता है। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट, किसी देश के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मालूम करने के लिए इन 3 चीजों को अपनाना पड़ता है, 3 चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, यानी औसत जो उम्र होती है प्रति व्यक्ति की, और दूसरा है एजुकेशन अटेनमेंट, यानी उस देश में रहने वाले लोगों की जो शिक्षा का स्तर है वह किस प्रकार का है। वहाँ पे बहुत वेल एजुकेटेड लोग हैं, टेक्निकल तरीके से हैं, स्किल्ड हैं, यानी किस प्रकार की उनकी शिक्षा है। और तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी उस देश में रहने वाले जो लोग हैं उनका जीवन स्तर किस प्रकार का है। यानी जिस देश में रहने वाले लोगों का प्रति व्यक्ति आय जितनी ज्यादा होगी, उस देश में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर जो है अपने आप बहुत ही ऊंचा हो जाएगा। और इन तीनों चीजों के आधार पर हम एक याद करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट को हम इन तीनों चीजों को अपना करके, इन तीनों चीजों पर ध्यान दे करके इसको ज्ञात करते हैं, और इसी को कहा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यानी पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, यानी ये नहीं है कि किसी देश में स्वास्थ्य की सुविधाएं ना मिले, तमाम तरीके की रोग बीमारियां हो, या उसका कोई जो वहाँ के जो बच्चे हो या बड़े हो वह कुपोषण के शिकार हो, इस तरह से ना हो, और वहाँ के जो लोग हो वह अपनी जो उनकी पूरी जिंदगी, पूरी आयु है वह उसको जिए, तो इस प्रकार से वह देश उतना ही विकसित होगा। दूसरा है एजुकेशन अटेनमेंट, अगर जिस देश में रहने वाले लोग जो है इलिटरेट होंगे, निरक्षर होंगे, वह देश किसी भी प्रकार की उन्नत नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो देश का डेवलपमेंट है वह उस देश में रहने वाले लोगों के जो डेवलपमेंट, यानी जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है उसी पे ज्यादा डिपेंड करता है। तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसको हम मान सकते हैं कि अगर जिस देश की इनकम यानी पर कैपिटा इनकम जितनी ज्यादा होगी, उस देश में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर भी उतना ज्यादा होगा। अब अंत में हमें पढ़ेंगे कि इस ह्यूमन डेवलपमेंट के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं। जैसे इसमें है कि मेडिकल फैसिलिटीज, दूसरी है एजुकेशन। अब मेडिकल फैसिलिटीज का मतलब है कि अगर ह्यूमन डेवलपमेंट, किसी देश का ह्यूमन डेवलपमेंट जानना है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट को और अधिक उसको विकसित करना है, तो उसमें सबसे जो पहली आवश्यकता होती है वह मेडिकल फैसिलिटीज की होती है, कि यानी उस देश में जो मेडिकल सुविधाएं हैं वह अच्छी प्रकार से हो, लोगों का जो स्वास्थ्य हो वह उत्तम हो, अच्छा हो, और जो है इस प्रकार से जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो वह अगर मानसिक तरीके से और फिजिकल तरीके से, यानी मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से वह अगर हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो वह उतना ही अच्छा वर्क करेगा और उस देश का उतना ही विकास होगा, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। दूसरा है एजुकेशन। जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता चुके कि एजुकेशन का किसी भी देश के, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट पर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अब इसके बाद एक चीज इसी लेसन में और बता दें आप लोगों को, इसको आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहा जाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसे कहा जाता है जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, अगर हम उनका इस प्रकार से, उस तरह की रिसोर्स प्लानिंग के अनुसार अगर उनका हम उपभोग करते हैं, उसका यूज करते हैं कि वह हमारे वर्तमान के लिए भी
उतना ही उपयोगी हो और उसको इस तरह से उसका उपयोग करें कि जो हमारी आगामी जो पीढ़ी है, जो आगामी हमारी जनरेशन है सामने की, वह उसका भी उपयोग कर सके। क्योंकि जो हमारे मिनरल्स होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो यूज करने के बाद, एक्सेसिव यूज करने के बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं, यानी समाप्त हो जाते हैं। और इस प्रकार से हमको उन मिनरल्स का, उन नेचुरल रिसोर्सेज का इस प्रकार से यूज करना है कि वह आगामी पीढ़ी के लिए भी वह सुरक्षित कुछ ना कुछ बना रहे। और बच्चों, ये लेसन आपका यहीं पे समाप्त होता है। इसका PDF आप लोगों के पास रहेगा। थैंक यू।